अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो देखिए बच्चों, कोई द्विध्रुव है, हम जानते हैं द्विध्रुव में एक माइनस क्यू आवेश होता है, एक प्लस क्यू आवेश होता है। इन दोनों के जो बीच में दूरी होती है वो बहुत बहुत कम होती है, जिसे हम 2a लेकर चलते हैं। ये कोई द्विध्रुव का केंद्र बिंदु मध्य बिंदु है O। हम जानते हैं कि यहां तक दूरी a हो जाएगी, यहां तक दूरी a हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 2a हो गई। ऐसा हमने द्विध्रुव के बारे में पहले से ही पढ़ा है। अब इस द्विध्रुव के कारण जब हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था तो विद्युत क्षेत्र पहले इसके अक्ष पर निकाला था और फिर विद्युत क्षेत्र इसके निरक्ष पर निकाला था, जबकि इन दोनों बिंदुओं के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र निकाला जा सकता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस से बाहर है, 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने नहीं करा। हालांकि वो बीएससी के अंदर हमारे आता है जिसमें थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात की जाती है, लेकिन यहाँ नहीं था तो हमने नहीं किया। लेकिन जब हम विभव निकाल रहे हैं तो हम अक्ष पर या निरक्ष पर निकालने की बजाय किसी कोण थीटा पर निकाल रहे हैं। माना कि यहाँ कोई बिंदु है P बिंदु, इस पर हम विभव निकालेंगे। जो P बिंदु जो है इसके मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। इस बिंदु पर हमको विभव का मान ज्ञात करना है। फिर अगर हम इसी पर, जब इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, इस पर ही विशेष स्थिति लगा देंगे, थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर 0 का मतलब यहाँ, तो ये इसके अक्ष पर आ जाएगा, और थीटा बराबर 90 लगा देंगे तो ये यहाँ, तो इसके निरक्ष पर विभव आ जाएगा। तो केवल एक निकाल रहे हैं हम थीटा कोण पर विभव का मान, फिर उसमें थीटा बराबर 0 और 90 रख के इसके अक्ष और निरक्ष पर भी विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखिए बच्चों, थीटा कोण पर हम विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो हम पहले माइनस क्यू आवेश को बिंदु P से मिलाते हैं। माना कि ये जो दूरी है ये R1 है, और इसके मध्य बिंदु से P की जो दूरी है इसको R मान लिया कि R दूरी पर हमको विभव का मान ज्ञात करना है, और प्लस क्यू आवेश से जो इसकी दूरी है, इस दूरी को मान लो कि ये दूरी है R2 है। अब हम पहले एक एक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, पहले हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल रहे हैं, तो वो विभव हो जाएगा V1 बराबर, विभव हम जानते हैं कि आवेश कौन सा है माइनस क्यू, तो के क्यू अपॉन दूरी R1। विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि विभव V बराबर होता है के क्यू अपॉन R, तो उससे आ गया के क्यू अपॉन R1, समीकरण नंबर 1। अब हम करेंगे इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव देखते हैं, तो वो हो जाएगा V2 बराबर के, आवेश कौन सा है प्लस क्यू अपॉन R2, यह आ गया समीकरण नंबर 2। अतः बिंदु P पर जो परिणामी विभव या कुल विभव होगा तो वो V बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2 से। तो इसको हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन R2, और ये माइनस वाला है तो माइनस के क्यू अपॉन R1, या इसको लिख देंगे के क्यू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, या ये हो जाएगा हमारे पास के क्यू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। और इस तरह से हमने इस बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा इसका फॉर्मूला ज्ञात कर लिया कि ये द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो परिणामी विभव है उसका फॉर्मूला ये होगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखें यहाँ पर कि यहाँ R1 और R2 जो दूरियां हैं वो क्रमशः माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण दूरियां हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जब हम इनका सॉल्व करेंगे या हमको जब कोई प्रश्न दिया जाएगा तो हमें उस प्रश्न में ये कहा जाएगा कि जो बिंदु P है उसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी इतनी है, अर्थात R का मान हमको दिया जाएगा, ना कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण दूरियां इतनी है, R1 R2 के मान दिए जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है इसमें R1 और R2 की टर्म्स आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ये जो R1 और R2 की टर्म्स आ रही है इन R1 R2 का मान निकालेंगे किसकी टर्म्स में, R की टर्म्स में, R के रूप में हम मान निकालेंगे R1 और R2 का, और फिर इस समीकरण के अंदर रख देंगे। तो ये जो विभव का समीकरण आ रहा है समीकरण नंबर 3, इसमें हम मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम R1 और R2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हम R1 R2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो ये विभव का मान आ रहा है, इस फॉर्मूले को यहीं रहने देंगे और R1 और R2 का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए बच्चों ये विभव का मान तो ये हमने निकाला ही अभी, यहाँ हम R1 R2 का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों ये जो R से कोण बन रहा है ये थीटा बन रहा है। हम जानते हैं द्विध्रुव बहुत छोटा है, द्विध्रुव के दोनों जो आवेश बहुत बहुत पास होते हैं, इसलिए ये कोण जो है ये भी लगभग थीटा ही होगा। ये सारे कोण एक जैसे हैं। एक छोटी सी लाइन अगर मैं खींचूं यहाँ से बहुत दूरी से इसका कोण पहले पॉइंट का और यहीं से दूसरे पॉइंट का कोण बनाऊंगा तो दोनों कोण कैसे होंगे, लगभग बराबर होंगे दोनों कोण। तो हम जानते हैं द्विध्रुव तो बहुत छोटा है, चित्र में दिखे हमको स्पष्ट इसलिए हमने दूर दूर बनाया है, जबकि द्विध्रुव का मान बहुत कम है और इस दूरी का मान ज्यादा है। तो ये कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण लगभग
थीटा ही होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु P से यहां तक r दूरी का ये हम चाप लेंगे और इस चाप को इस तरह से घुमाएंगे। हमने प्रकार में चाप भरा, प्रकार की नोक को हम बिंदु P पर रख रहे हैं और जो दूसरी पेंसिल है उसका सिरा हमने यहां रखा, इस r दूरी के बराबर लिया और फिर इसको इस तरह से प्रकार को चला दिया। तो हम जानते हैं ये दूरी अगर r है तो प्रकार के कारण ये जो चाप कटा है ये दूरी भी कितनी हो गई, r ही हो गई। तो ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक, इसका मान हम निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए हमने क्या करा, इस O बिंदु से इस पर एक लंब डाला। ये लंब डालते ही कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा ये हो गया हमारे पास लंब, ये वाली हो गया हमारे पास 90 के सामने है तो ये हो गया हमारे पास कर्ण और ये वाली हो गया हमारे पास आधार। अब हम इस आधार का मान निकाल रहे हैं। तो आधार का मान निकालने के लिए माना कि माइनस के आवेश A पर है, प्लस के आवेश को बिंदु M कह दो, ये जो लंब डाला है इस बिंदु को हम M कह देते हैं। तो ये आधार जो हमको निकालना है AM, तो ये निकाल लेते हैं कि आधार जो हमारा है AM अपॉन कर्ण AO या OA जो कर्ण है, आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा। तो यहां से यदि आधार AM का मान निकालें तो वो बराबर हो जाएगा OA कौन सा है, ये वाला। इसकी भुजा की लंबाई हम जानते हैं, ये द्विध्रुव की आधी लंबाई है यानी A के बराबर है। तो ये हो गया A, तो इधर गुना हो जाएगा A कोस थीटा। तो इस तरह से हमारे पास AM का मान आ गया इसका, इस भुजा की लंबाई कितनी आ गई, A कोस थीटा। अब हम ऐसा कैसा यहां भी करते हैं, हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल को कहां तक चाप भर लेंगे, पेंसिल से यहाँ R2 दूरी का यहां तक का चाप भर लेंगे और फिर इस प्रकार को इस तरह से घुमा देंगे। तो ये प्रकार जब चाप घूमेगा तो ये इस तरह से कटेगा। तो इसने इस भुजा को कहां काटा, यहां काटा, तो यहां हमने इसको लंब डाल दिया इस पर, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये हम इसलिए ले रहे हैं लंब और चाप एक जैसा, क्योंकि ये जब बहुत छोटी भुजा है तो इसके लिए जो वक्राकार बनेगा ये लगभग स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो लंब और ये जो वक्र है दोनों एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर वही ये वाली भुजा हमारे पास कर्ण होगी, थीटा के सामने वाली लंब होगी और ये भुजा आधार होगी। तो फिर से अगर हम इसका मान निकालें, इस लंब का, इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं n दे देते हैं। तो अगर हमें वापस से आधार निकालना है जो ON है, तो अगर हम यहाँ पर आधार का मान निकालना चाह रहे हैं जो है ON और बटा हमें पता क्या है, कर्ण पता है OB, कर्ण हमें पता है OB, तो आधार बटा कर्ण वही हो जाएगा कोस थीटा। यहां से आधार जो ON है उसका मान आ जाएगा OB गुणा हो जाएगा, OB कितना है, ये भी द्विध्रुव का आधा भाग है तो A इसकी लंबाई है तो A कोस थीटा। तो यहां से ये वाली जो भुजा है इसका मान भी कितना आ गया, A कोस थीटा। तो इस तरह से हमने AM और ON के मान ज्ञात कर लिए। अब देखिए बच्चों, इस बिंदु A से इस बिंदु P की दूरी, टोटल दूरी कितनी थी, तो ये R1 थी। हम जानते हैं कि यहां से टोटल दूरी कितनी थी, R1 थी। और हमने जैसे इस पर जब ये वाला चाप काटा था तो ये वाली भुजा M से लेकर P तक की दूरी कितनी हो गई, ये R के बराबर हो गई। ये जो R था, R का जैसे चाप काटा तो M से लेकर P तक कितनी होगी, R हो गई। तो M से P तक तो R है और M से लेकर A तक जो AM है, AM का मान अभी हमने निकाला A कोस थीटा। तो A कोस थीटा को जब R से जोड़ेंगे तो वही किसके बराबर हो जाएगी, R1 के। चूंकि हम जानते हैं कि जो AP टोटल भुजा की लंबाई है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, A से लेकर M तक और प्लस M से लेकर P तक। तो इस तरह से जो AP टोटल थी, जो R1 थी, वो बराबर आ गई AM है हमारे पास A कोस थीटा प्लस MP हमारे पास कितना है, R है। यह आ गया समीकरण नंबर हमारे पास 4। अब इसी प्रकार जो दूसरी वाली भुजा है ये टोटल R वाली, इस टोटल लंबाई कितनी थी इसकी, R थी, OP। इसी प्रकार जो OP टोटल भुजा है, इस OP भुजा को हम लिख सकते हैं ON प्लस NP। तो हम लिख देंगे ON प्लस NP। तो यहां से OP जो टोटल R था वो ON हमने कितना निकाला, ON ये A कोस थीटा, तो A कोस थीटा प्लस NP, N से लेकर P तक, तो ये R2 लंबाई का चाप काटा था ना, R2 लंबाई लेके चाप काटा था, तो ये दूरी कितनी है, R2 है, तो प्लस का R2। तो यहां से R2 की वैल्यू निकालेंगे तो आ गया R माइनस A कोस थीटा। ये आ गया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 से देखें बच्चों, यहाँ R1 का मान आ रहा है किसकी टर्म्स में आ रहा है, R की टर्म्स में आ रहा है। यहाँ R2 का मान आ रहा है किसकी टर्म्स में आ रहा है, R की टर्म्स में आ रहा है। तो इस R1 और इस R2 की वैल्यू हम रख देंगे वही समीकरण नंबर 3 में जो हमने विभव का मान ज्ञात करा था। तो हम लिखेंगे आगे, अतः समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से जो परिणामी विभव है वो V बराबर आ गया KQ। यहां R1 की जगह रख देंगे तो A कोस थीटा प्लस R माइनस
R2 की जगह ये वाली वैल्यू रखते हैं तो R माइनस ए कोस थीटा अपॉन R1 गुणा R2 तो R1 ए कोस थीटा प्लस R और गुणा किससे हो जाएगा R माइनस ए कोस थीटा। इस तरह से आ गया। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सोल्व होकर आ गया परिणामी विभव V बराबर के क्यू। इसको हम सॉल्व करें a कोस थीटा प्लस R माइनस R और माइनस लग रहा है तो ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस a कोस थीटा अपॉन इनको हम सॉल्व करें अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखो बच्चों ये r प्लस a कोस थीटा भी इसको लिख सकते हैं ऐसा उल्टा क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है तो r को चाहे पहले लिख लो तो r प्लस a कोस थीटा और r माइनस a कोस थीटा तो हो जाएगा पहले का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस तरह से ये हो गया। यहाँ देखो बच्चों ये प्लस आर से माइनस आर कट रहा है तो ये सोल्व होकर आ रहा है परिणामी विभव v बराबर के क्यू अपॉन के क्यू ब्रैकेट में a कोस थीटा हो जाएगा 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ये जो q गुणा 2a है q गुणा 2a आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य दूरी इसको हम विदुर आघूर्ण से लिख सकते हैं p से लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया kp कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से इस बिंदु P पर परिणामी विभव का मान ये वाला होगा। अब हम इसमें एक विशेष स्थिति रख देते हैं। वो विशेष स्थिति क्या है? हम जानते हैं कि चूंकि r का जो मान है वो बहुत बहुत बड़ा होता है a से। a जो है द्विध्रुव के मध्य की दूरी है जबकि r क्या है द्विध्रुव से उस बिंदु की दूरी जहां हम विभव निकाल रहे हैं। तो हम जानते हैं द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत बहुत कम होती है। इस 2a का मान बहुत बहुत कम होता है और a का मान निकालेंगे तो वो तो इससे भी आधा हो जाएगा। तो a का जो मान है वो r से बहुत बहुत कम होता है। तो a का अगर मान r से बहुत बहुत कम होता है और cos थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a स्क्वायर का मान बहुत बहुत कम है r स्क्वायर की तुलना में। तो हम इस पूरे पद को क्या कर देंगे इसके सापेक्ष नगण्य कर देंगे। ये हम अगर विशेष स्थिति रखते हैं तो इसके लिए हमने आर स्क्वायर के सामने इसको हम नगण्य मान लेंगे। तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव V होगा वो आ जाएगा kp कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से बिंदु P पर परिणामी विभव हो गया kp कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो परिणामी विभव है इसका मान विदुर आघूर्ण पर निर्भर कर रहा है, उस बिंदु की दूरी r पर निर्भर कर रहा है और कोस थीटा अर्थात द्विध्रुव से उस बिंदु को मिलाने वाले कोण थीटा पर भी निर्भर कर रहा है। अब हम इसमें देखो बच्चों दो स्थितियां रख सकते हैं। पहली कौन सी है? इस द्विध्रुव के अक्ष पर। अक्ष का मतलब हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री क्योंकि थीटा जब हम 0 डिग्री कर देंगे तो ये जो बिंदु P था वो कहां आ जाएगा? अक्ष पर आ जाएगा, इस द्विध्रुव के अक्ष पर आ जाएगा। और दूसरी स्थिति क्या रख सकते हैं हम? दूसरी रख सकते हैं इसके निरक्ष पर। तो निरक्ष पर का मतलब हो गया थीटा बराबर कितना करना है? 90 डिग्री करना है कि ये जो कोण घूम करके जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ जब कोई बिंदु हो जाएगा तो ये कोण कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ दोनों स्थिति रखें थीटा बराबर 0 तो कोस 0 होगा, कोस 0 का मान 1 होता है। तो विभव आ गया अक्ष पर kp अपॉन आर स्क्वायर। और हम दूसरा यहाँ देखिए निरक्ष पर थीटा बराबर 90 होता है, कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो 0 रखते विभव का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो इस तरह से देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो निरक्ष है इस पर तो विभव का मान बिल्कुल 0 हो गया, जबकि द्विध्रुव के लिए निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो हमने ज्ञात किया था, लेकिन विभव का मान कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इस तरह से हमने इस द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर, निरक्ष पर या किसी कोण थीटा पर तीनों स्थिति के अंदर विद्युत विभव का मान हमने ज्ञात कर लिया।